हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके की सीरीज में आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो आर्टिकल 16 से संबंधित रहेगा। अनुच्छेद 16 जो कि समानता के अधिकारों से संबंधित है, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के तहत दिया गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आर्टिकल 14 में हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करी, आर्टिकल 15 में इक्वलिटी इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, लोक स्थानों के पहुँच तक उसमें समानता की बात है कि अनुच्छेद 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 का स्कोप बहुत विस्तृत है, उसके बाद में थोड़ा सा मायोपिक हो जाता है अनुच्छेद 15 का जो पब्लिक प्लेसेस से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 16 जो है वो कुल नौकरियों से संबंधित है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसे लोक नियोजन या जिसे कहा जाता है सरकारी नौकरियां भी कह सकते हैं। तो आज आर्टिकल 16 की बात, जैसा कि देखो संविधान की प्रस्तावना में हमने ये पढ़ा था कि अवसर की समानता भी सुनिश्चित करते हैं हम। अवसर की समानता आर्टिकल 16 से सुनिश्चित होती है। अब आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या सरकारी नियुक्तियों से संबंधित है। तो इसमें कुल 5 आर्टिकल है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5). 16(1) और 2 में बातें कही गई है, कुछ बातें अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। 16(3), 4 और 5 में उसके अपवाद कह सकते हैं, या फिर जो है उससे संबंधित जो है और एनालिसिस है। आर्टिकल 16 एक क्या कहता है? आर्टिकल 16 एक ये बोलता है कि सरकार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देते समय, सरकारी नौकरियां देते समय इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। अब इसमें दो बातें समझने की है। पहली बात कि सरकारी नौकरियों से संबंधित है, निजी नौकरियों से संबंधित नहीं है। दूसरा, ये स्थायी नौकरी की बात करता है, किसी प्रकार के कॉन्ट्रेक्चुअल या अन्य प्रकार की नौकरियों की बात नहीं करता है। तीसरा कि ये यहाँ पर कहीं भी ये स्पष्ट नहीं करता है कि ये प्रारंभिक स्तर पर आरक्षण अपॉर्चुनिटी की बात करता है या अंतिम स्तर तक पूरी नौकरी के दौरान जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(2) ये कहता है कि राज्य ये व्यवस्था करेगा कि केवल इन 7 आधारों पर नौकरियां देने में कोई विभेद नहीं हो, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 ग्राउंड्स देयर शैल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 7 बेसिस क्या क्या है? वही जो आर्टिकल 15 में जो हमने 5 करी थी बात, उसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं। जैसे रिलीजन था, रेस था, सेक्स था, प्लेस ऑफ बर्थ था एंड कास्ट थी। तो ये 5 तो थे आपके आर्टिकल 15 में। 2 इसमें और जोड़ दी गई, रेजिडेंस यानी निवास और डिसेंट यानी वंशक्रम। तो इन किसी व्यक्ति को नौकरी देते समय काबिलियत का ध्यान रखा जाएगा। काबिलियत या जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि ये आधार। केवल किसी व्यक्ति को केवल ये कहकर मना कर दिया जाएगा आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी अमुक जाति है, अमुक धर्म है, आप स्त्री हो या पुरुष हो, केवल इसलिए आपको मना किया जा रहा है, आप एक विशिष्ट स्थान के रहने वाले हो, विशिष्ट वंश को बिलोंग करते हो, विशिष्ट नस्ल के हो, तो इन सभी आधारों पर, केवल इन्हीं आधार पर किसी व्यक्ति को वंचित किया जाता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 16 का ये क्लियर कट वायलेशन माना जाएगा। बस इसमें ये बात याद रखनी है कि 7 आधार माने गए हैं। ये तो है पॉजिटिव बात। आर्टिकल 16(3) में आगे संविधान में लिखा गया है कि हालांकि 7 आधारों में निवास को शामिल किया गया है, रेजिडेंस को, लेकिन पहले मुल्की कानून हुआ करते थे जिसमें यह था कि भाई कुछ विशिष्ट राज्यों में, स्पेशल स्टेट्स में नौकरी करने के लिए कुछ राज्यों के लोगों को ज़्यादा जो है उसके लिए कॉम्पेटेबल माना जाता था। तो राज्य, किसी राज्य सेवा में या किसी भी नौकरियों में किसी विशिष्ट राज्य के लोगों को नौकरी देते समय निवास का जो क्लॉज है उसका ध्यान रखा जा सकता है, यानी एक विशिष्ट राज्य के निवासियों को जो है वो वरीयता मिल सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16(3) में दिया गया है। अब इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि अगर राज्य कोई ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसे एक कानून 57 में बना भी था जो 74 में बाद में खत्म हो गया, हिमाचल प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश में बना, फिर नरसिंह राव वर्सेज यूनियन स्टेट ऑफ आंध्रा का एक केस था, उसमें जो है बाद में उसको रद्द कर दिया गया। तो अगर किसी राज्य में नौकरियों में किसी निवास स्थान पर रहने वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी, इसका प्रावधान वहां की विधानसभा नहीं करके संसद करेगी। बस ये बात आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(4) बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि हमने बात करी थी आर्टिकल 14 के अंदर कि इक्वलिटी अमंग्स इक्वल्स एंड इनइक्वलिटी अमंग इनइक्वल्स, समानों में समानता, असमानों में असमानता। तो चूंकि भारत में सभी लोग समान नहीं हैं, उनका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। वैसे ही समाज में जब नौकरियों की बात आती है तो बहुत से लोग अगड़े हैं, बहुत से लोग पिछड़े हैं, इसलिए पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 16(4) करता है। अब पिछड़ेपन का क्या आशय है? पिछड़ेपन का आशय है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। अब ये क्लासेज, कास्ट वगैरह ये जो है सोशियोलॉजी के टॉपिक ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ क्लास को मोटे रूप से कास्ट से जोड़ के रखते हैं। ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण मिल सकता है। ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है या अफर्मेटिव एक्शन भी कह सकते हैं। अब रही बात कि अन्य आधार क्यों नहीं लिए पिछड़ेपन के, जिसमें आर्थिक है,
राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है। तो ये जो बाकी जितने भी आधार माने गए हैं पिछड़ेपन के, वो अस्थायी माने गए हैं, नॉन परमानेंट है। एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस आर बेसिकली सब्सटेंशियल बेसिस ऑफ बैकवर्डनेस, इसलिए उनको कंसिडर किया गया है। ऐसे वर्ग जो आरक्षण का प्राप्त करने वाले वर्ग कौन से हैं? मूल रूप से दो थे। ऐसे वर्ग जो समाज में रहते थे, कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे और वो समाज में पिछड़े हुए थे, उनको एक शेड्यूल में डाल दिया गया, उनको नाम दिया गया शेड्यूल कास्ट। ऐसे लोग जो समाज से बाहर रहते थे, जिन पे कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा प्रबल रूप से हावी नहीं था, आदिवासी नेचर उनका था, ट्राइबल नेचर था, उनको ट्राइब मान के एक शेड्यूल में डाल दिया गया, उनका नाम दिया शेड्यूल ट्राइब। तो इनिशियली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रहा। फिर 1953 में अब ये जब रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, 10 वर्ष के लिए किया गया था, नॉन परमानेंट रूप से किया गया था कि ऐसे वर्गों को, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलेगा जो नौकरियों में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, यानी पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिला है, तथा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो शुरू में तो 2 वर्ग छांटे गए, तब लोगों ने मांग करनी स्टार्ट करी कि ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन ना तो वो शेड्यूल कास्ट में, न शेड्यूल ट्राइब में। तो उन लोगों की मांग को देखते हुए 1953 में पहला पिछड़ा आयोग कमीशन बिठाया गया काका कालेलकर की अध्यक्षता में। उनकी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के और रिजर्वेशन बढ़ाने की बात को मना कर दिया गया। फिर मोरारजी देसाई की जब सरकार आई, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई 78-79 में, तो उन्होंने बिंदेश्वरी प्रसाद बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा आयोग बिठाया। उसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने लगभग भारत में 3000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग ईयरमार्क किए और ये कहा कि 1931 की सेंसस को अगर बेस बनाए तो भारत में लगभग 52% जो है बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये रिपोर्ट 10 साल तक लागू नहीं हुई। वापस जब जनता दल की सरकार आई और वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री बने, तो 89 में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया। जब ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया तो बहुत जो है हंगामा हुआ और सामाजिक एक तरह से उथल पुथल आई। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट करने के बाद में कोर्ट की एक लंबी अंतहीन एक दास्तान है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल 16(4) की बात है। आर्टिकल 16(4) में बाद में ए और बी और जोड़े गए, 77वां संविधान संशोधन और 81वां संविधान संशोधन। प्रमोशन में रिजर्वेशन है या नहीं है, ये बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है। तो 77वें संविधान संशोधन 95 में जब किया गया, उसमें ये प्रोविजन किया गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। फिर 2000 में एक और 81वां संविधान संशोधन किया गया, 81st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड का रूल अपनाया जाएगा। अगर किसी वैकेंसी में रिजर्व क्लासेस को अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है या उनकी पूरी सीट फिलअप नहीं हुई है, तो वो सीटें, बची हुई सीटें आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और बैकलॉग में वैकेंसी निकाली जा सकती है। तो ये 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। अब तो ये रही 16(4) की बात। 16(5) आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि हालांकि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में विभेद नहीं होगा, लेकिन अगर कोई धार्मिक संस्थान है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, वहां पर किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को नौकरी देने में वरीयता दी जा सकती है। किसी भी तरह से आर्टिकल 16(1) और 16(2) का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये तो है संवैधानिक उपबंध और इसमें हुए 2 प्रमुख संशोधन। एक और संशोधन अभी हुआ जिसमें ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन करा गया। तो ये रही संविधान की बात। रिजर्वेशन जब हमें समझना है तो रिजर्वेशन में एक चीज हमें समझनी चाहिए, रिजर्वेशन 2 तरह का होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि एक ही वर्ग के अंदर दिव्यांग है या महिलाएं हैं, उनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। और वर्टिकल जैसे कि हम बोलते हैं SC, ST, OBC इत्यादि। अभी जो है रिजर्वेशन की स्थिति समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि 16(4) का जो रिजर्वेशन है, इसमें कई कोर्ट केसेस हैं। तो कोर्ट केसेस के संदर्भ में आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, दूसरी तरफ संसद के द्वारा किए गए अमेंडमेंट है। दोनों जो है हैंड एंड ग्लोव साथ साथ में चलते हैं। तो इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। वर्ष है 1950-51, चंपक के दोहराए राजन मद्रास स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दाखिले में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए फिर संविधान में पहला संशोधन किया गया और ये प्रोविजन किया गया कि आर्टिकल 15 के तहत उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो पहला तो केस ये था। फिर 1963 का एक केस आया, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला टोटल रिजर्वेशन जो है वो टोटल वैकेंसी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में एक एक करके कई केस आए। जब ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया गया मंडल आयोग की सिफारिशों पर, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। उस प्रसिद्ध केस को इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा जाता है, भारत संघ, और इसका प्रसिद्ध नाम है मंडल
केस जो 1992-93 केस है, जिसमें पहला ये बोला है कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन शैल नॉट बी गिवन एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 335 यानी 335 के को मद्देनजर रखते हुए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी एट द स्टेक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सर्विस, कार्य कुशलता सेवा की को भी ध्यान में रखना है, तभी आपको रिजर्वेशन देना है। तो आर्टिकल 335 भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 340 के तहत एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, ये भी आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। तो इंदिरा सावनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि टोटल रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक क्रीमी लेयर का प्रोविजन किया जाए जिसमें यह देखा जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे लोग जो कि पहले से ही सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अगड़े हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 335 को मद्देनजर रखते हुए रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में रिजर्वेशन न भी दिया जाए तो ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज, R&D के बड़े बड़े सेंटर्स, राज्यसभा वगैरह, ये इससे रिजर्वेशन के सेक्टर से बाहर है। और इसके अलावा ये कहा गया कि रिजर्वेशन जो है वो एंट्री लेवल पर है, प्रमोशन लेवल पर नहीं है। तो ये था 93 का इंदिरा सावनी केस। इसके बाद अगले दो केस आए, एक वीरपाल केस है, एक अजीत सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट है। इसमें एक नया सिद्धांत है, इसको कैचअप रूल कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिला है तो क्या वो जनरल कैंडिडेट्स को आगे क्रॉस कर जाएंगे और उनके सीनियर बन जाएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल आउट कर दिया। इसके बाद अगला जो केस आता है वो है विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। विनोद कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रमोशंस के अंदर जो नियम कायदे हैं उसमें रिलैक्सेशन नहीं किया जा सकता एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए, क्योंकि आर्टिकल 335 का क्लियर वायलेशन करता है। हालांकि इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए संविधान में 82वां संशोधन किया गया तथा कहा गया कि प्रमोशन के जो नियम कायदे हैं, प्रमोशन की जो अर्हता है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है एससी एसटी कम्युनिटी को, क्योंकि उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसके बाद संविधान में 85वां संशोधन किया जाता है जिसमें कहा गया जो कैचअप रूल जो वीरपाल सिंह और अजीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सिद्धांत दिया था उसको निरस्त करते हुए 85th अमेंडमेंट एक्ट में संसद ने प्रावधान किया कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट से होगा, यानी पारिमाणिक प्रभाव से होगा। अगर उसमें प्रमोशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी को तो वो अपने साथ के लोगों के भी सीनियर बन सकते हैं। इसके बाद आए 85वें संविधान में ये संशोधन किया गया कि जो वीरपाल और अजीत सिंह केस में जो कैचअप रूल है उसको निरस्त करते हुए कि ये माना गया कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में उसमें जो सीनियरिटी है वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट से आएगी, यानी पारिमाणिक अनुपात से आएगी, यानी जो व्यक्ति प्रमोट हुआ है वो अपने इक्विवेलेंट यानी अपने बैच के लोगों से सीनियर भी बन सकता है। तो इस तरह काफ़ी अमेंडमेंट एक्ट हो गए, 77 हो गया, 81st हो गया, 82nd हो गया, 85th, ये 4 अमेंडमेंट संविधान संशोधन होने के बाद बहुत सी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। आखिरकार 2006 का एक लैंडमार्क जजमेंट, इसका नाम है नागराजन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी, इसमें 5 जजेस थे और उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया आर्टिकल 16(4)A से संबंधित जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। तो उसने 3 शर्तें लगाई नागराजन केस में। पहली ये लगाई कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, प्रांत की यानी राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रूव करे कि जो ये कम्युनिटी है ये बैकवर्ड है, तो वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको प्रूव करना पड़ेगा स्टेट को कि इनका जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हायर पोस्ट पे नहीं हुआ है। और तीसरा जो है उससे संबंधित जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उससे किसी प्रकार की ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो ये 3 शर्तें नागराजन के केस में स्टेट्स के ऊपर रखी गई इस मामले में। 2006 के नागराजन केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी PIL वगैरह बहुत सी पिटिशंस लगी जिसमें कहा गया कि नागराजन केस में जो 3 शर्तें लगाई गई है वो राज्य को सिद्ध करने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही केस 2017 का आया जो जयता चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा था, जिसमें कहा गया कि नागराजन केस में जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस और राज्य को ये प्रूव करना पड़ेगा कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है SC ST का, उसे सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। फिर 2018 का एक केस आया लक्ष्मी नारायण वर्सेज जर्नैल सिंह का केस 2018 का। इसमें ये कहा गया कि पहला तो कि नागराजन केस के बाद में जो इतनी सारी पिटीशन हुई और कहा गया कि बड़ी संवैधानिक पीठ बैठाई जाए, 5 जजों की पीठ ने जो नागराजन के केस का वर्डिक्ट दिया था उसके बजाय बड़ी 7 जजेस की पीठ कॉन्स्टिट्यूट की जाए और वो इसके बारे में वापस से अपना निर्णय दे, तो उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि ये जरूर इसमें किया गया कि नागराजन केस में जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की बात की गई, डेमोन्स्ट्रेट करेगा स्टेट कि वो किस तरह से बैकवर्ड है, उसको स्टक डाउन कर दिया, उसको हटा दिया गया। लेकिन ये भी कहा गया कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है उनकी क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा जाए। तो ये जद्दोजहद है रिजर्वेशन तथा इससे संबंधित कोर्ट केसेस और अमेंडमेंट की।